Hey everyone, welcome to the channel Dhwani Gandhi. This is Dhwani Gandhi over here, your accountancy educator for class 12th. And आज हम लोग जो है एक बहुत अमेजिंग टॉपिक सीखने वाले हैं कॉल्ड एज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। एग्जैक्टली ये कहाँ पर आपको मिलेगा तो आपके बुक के अंदर में आपको अगर पता होगा तो कुछ अलग अलग पार्ट्स है। सबसे पहला पार्ट है आपका पार्टनरशिप का। एनपीओ आपका हट चुका है। अगर आप ये कभी फ्यूचर में देख रहे हो तो आप प्लीज अपने रिस्पेक्टिव उस ईयर के एकेडमिक सिलेबस को देख लीजिएगा। बट अगर सीबीएसई की बात करें अपने करंट ईयर की तो आपका एनपीओ चैप्टर है नहीं। पार्टनरशिप जो है पूरा आपका एक अलग सेगमेंट है। उसके बाद में कंपनी अकाउंट्स एक अलग सेगमेंट है। एंड उसके बाद आता है आपका ऑप्शनल वाला एलिमेंट जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के ऑप्शन में रहता है कॉल्ड एज दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस अगर आपको जानना है तो इसके लिए आपको कंपनी का बैलेंस शीट और पीएनएल का फॉर्मेट आना बहुत जरूरी है। अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, इसके ऊपर मैं सेपरेटली मैं वीडियो लाऊंगी। टॉकिंग अबाउट दिस होल सेगमेंट ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, ये पूरा 20 मार्क्स का सेगमेंट आता है और ये आपके सीयूईटी के अंदर में भी इक्वली इंपॉर्टेंट रहता है बिकॉज यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चंस वहां भी बनते हैं। अगर आप कोई आगे की प्रोफेशनल एग्जाम्स करना चाह रहे हो या आगे फ्यूचर के अंदर में आप ग्रेजुएशन में भी जाना चाह रहे हो तो ये सिलेबस जो है आपका ये चैप्टर का ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है बच्चा पार्टी लेट अस सी ओवर हियर कि इसके अंदर में क्या क्या वैलिड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो ये आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है इसकी एनालिसिस कैसे करनी होती, क्या करनी होती, इसका मीनिंग क्या है, इसके टूल्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है, ऐसी एक अच्छी खासी शॉर्ट के अंदर में थ्योरी आपको आपके बुक्स में मिलेगी एनसीईआरटी के अंदर में। ये थ्योरी ही जो है अगेन बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं पूरा का पूरा, विच इज नॉट समथिंग दैट यू शुड बी डूइंग। आपको ये करनी ही पड़ेगी। रीजन इज वेरी सिंपल, इसके ऊपर से 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके थ्योरी सेगमेंट में आते हैं। साथ ही सीयूईटी के अंदर में अगर आपने लास्ट 2 इयर्स के पैटर्न्स देखे होंगे, न्यूमेरिकल्स काफी इजी रहते हैं और आपको कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस जो है वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं उसमें। तो यही सेगमेंट्स जो है आपको उसमें हेल्प करेंगे। तो आज हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी वाले चैप्टर के अंदर में रिलेटेड जो भी थ्योरी है हम वो आज फिनिश कर लेंगे। इसी चैप्टर में आपको दो टूल्स दिखते हैं कॉल्ड एज कंपेरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन सेंस स्टेटमेंट। उसका थ्योरी भी आज हम देखेंगे और उसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, एक्सप्लेनेशंस है, वो हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। ये चैप्टर के बाद में सेगमेंट के अंदर में आता है और दो चैप्टर्स विच इज कॉल्ड एज रेशियो एनालिसिस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। ये भी टूल्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के, बट इनको सेपरेट चैप्टर में दिया गया है। तो जैसे ही अपना कंपेरेटिव कॉमन साइज होगा उसके बाद में आगे में ये भी जो है फॉलो हो जाएंगे। So guys and girls, please hold your hands right here and concentrate entirely on what I'm saying. ये नोट्स जो है आपको नीचे टेलीग्राम लिंक दी गई है, वहां पे सारे मिल जाएंगे। So if you are new to the channel, please subscribe to it and join all the links given in the description below. And if you like it till the end, this entire session, so please share it amongst all your friends and also like this so that I can get motivated to make new more video content for all of you. Let's begin guys and girls. सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मीनिंग के एस्पेक्ट की कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करना है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो बेसिक इन्होंने जो है अपने को एक एक्सप्लेनेशन लाइन में दिया है, द प्रोसेस ऑफ क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कहाँ पे है ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? कंटेन्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और ये क्यों करना है हमें? इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड मेक डिसीजंस रिगार्डिंग द ऑपरेशंस ऑफ द फर्म। तो क्या बोला इन्होंने कि आप एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे आपका बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, ये आपने बैलेंस शीट देख तो ली, बट इस देखने के बाद में आप क्या करते हो? ऐसे थोड़ी उसकी पूजा कर लेते हो। आप देखते हो ना, हाँ इनके पास में इतने डेटर्स है, इतना करंट एसेट है, इतना फिक्स्ड एसेट है, इसके अगेंस्ट में इतनी लाइबिलिटीज है, ये इनका कैपिटल सेगमेंट है। तो ये सारी इवैल्यूएशन आप क्रिटिकली जब करते हो, क्रिटिकली यानी कि ऐसा ऊपर ऊपर से नहीं, एकदम डीप में अंडरस्टैंड करके देख रहे हो। तो ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अब इवैल्यूएशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का करते हो, ये इंफॉर्मेशन कहाँ मिलती है आपको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके कौन है? बैलेंस शीट और पीएनएल। तो ये इवैल्यूएशन आप कर क्यों रहे हो, एनालिसिस आप एग्जैक्टली कर क्यों रहे हो? ताकि आप समझ सको अपने बैलेंस शीट और पीएनएल को और इसके बेसिस पर जो है आप डिसीजंस ले सको कि कैसे आपके फर्म के ऑपरेशंस अभी इसके आगे आपने लेकर जाने हैं। तो जैसे होता है ना कि हर साल आपका जो है एनुअल रिजल्ट आता है, 7th स्टैंडर्ड का, 8th स्टैंडर्ड का, 9th स्टैंडर्ड का, 10th का आया। 10th के बाद में झटका लगा कि अच्छा हाँ मेरे बहुत अच्छे परसेंटेजेस है, तो आप उस पर डिसाइड करते हो कि अच्छा मैं ये ले लेता हूँ। किसी किसी का पेरेंटल क्या रहता है ना, ऐसा पेरेंट्स का फोर्स अलग रहता है कि अरे साइंस वाइंस कुछ नहीं करना है, सिर्फ 75% मिला है, जाके कॉमर्स ले ले।
राइट। कोई कोई रहता है जिसको 95% मिला, उसको आर्ट्स लेना रहता है, पेरेंट्स बोलते हैं योर कैपेबिलिटी इज वे मोर। ये डिस्क्रिमिनेशन वाला पार्ट यहाँ नहीं बोल रही हूँ मैं। बट एक एक आपको नोशन समझ में आ रहा है, कितने परसेंटेज मिले, आपका क्या परफॉर्मेंस है, उसके बेसिस पर आपका आगे का चीज जो डिसाइड होता है। तो वही के वही सेम वे के अंदर में यहाँ पे भी वही बोलना है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो भी एलिमेंट्स है, उनके बेसिस पर आपकी फर्म का आगे का आपने प्रोसीजर कैसे रखना है वो यहाँ डिसाइड होता है। सिंपल सी थियोरी है, ज्यादा इसमें कोई लफड़ा है नहीं। या आपके 1 मार्कर 2 मार्कर्स के अंदर में इजीली आपको पूछा जा सकता है। अब इससे एग्जैक्टली क्या बोलना है इन लोगों ने कि आप जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कर रहे हो, तो इससे क्या आपको एग्जैक्टली साबित होगा या क्या आपको हासिल होगा। तो इसमें बेसिक पॉइंट ये है कि आपकी जो है प्रॉफिटेबिलिटी फर्म की है और एफिशिएंसी जो है ऑपरेशंस की, वो बढ़ जाएगी अगर आप ये स्टेटमेंट्स देखकर इनमें जो कमियां हैं उन पे वर्क करें, और जो आपके अच्छे पॉइंट्स हैं उनको आप बेटर अपने आप के लिए जो है यूज करें। तो ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बोला है सिग्निफिकेंस ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब जनरली जो है सिग्निफिकेंस वर्ड को देख के हमको लगता है कि हाँ यार, सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस होना चाहिए वगैरह करके। यहाँ पर इन्होंने कोई पॉइंटर्स नहीं दिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इंपॉर्टेंट क्यों है। ये आंसर नहीं दिया इन्होंने। इन्होंने क्या आंसर में दिया, बहुत अच्छे से देखो बच्चे, हाईएस्ट मिस्टेक यहाँ पर मैं करते हैं। इन्होंने बोला है कि जब आप एनालिसिस कर रहे हो एग्जैक्टली तो आप हमें बताइए कि किन किन लोगों के लिए आपके कंपनी के अंदर में या किन किन पोजीशन पे जो लोग हैं उनके लिए जो है इन पर्टिकुलर पोजीशंस को ये एनालिसिस करना एकदम सिग्निफिकेंट रहेगा या इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको कुछ नाम दिख रहे हैं बेसिक यहाँ पर में। जैसे आपने देखा यहाँ फाइनेंस मैनेजर है, टॉप मैनेजमेंट है, ट्रेड पेबल्स यानी आपके कौन हो गए, क्रेडिटर भैया हो गए सारे। ठीक है। इसके बाद में आपके लेंडर्स। अब ट्रेड पेबल्स और लेंडर्स में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है, मैं आपको थोड़ा बताऊंगी। फिर आप यहाँ देख सकते हैं इन्वेस्टर्स, लेबर यूनियंस एंड अदर्स। तो ऐसे ये 6-7 नाम आपको यहाँ दिख रहे हैं। आपको एक्सप्लेन करना है इन इन जो आपके डेजिग्नेशन है, अगर एक कंपनी में कोई फाइनेंस मैनेजर है तो उसके लिए ये एनालिसिस करना क्यों जरूरी है, उसको इससे क्या मिलेगा, या उसको ये जानना है, उसको ये आना क्यों जरूरी है। तो वो सारे आंसर जो है आपको उस एंगल से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर देना है। बॉयज एंड गर्ल्स, आई नो कि हम लोग कितने ज्यादा एक्सपर्ट्स हैं ऐसे हवा में फेकुलॉजी करने के लिए। मतलब टर्म दिख गया, हमने अपना आंसर जो है बना लिया। आप भी वो यहाँ कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। बस हेड पॉइंट जो है बिल्कुल भी गलत मत करना, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, पूछ सकते हैं 4 इनमें से कोई बता दो कि सिग्निफिकेंस गिव एनी 4 पॉइंट्स। अब 4 पॉइंट्स में आप सोचोगे कि चलो मैं ना एडवांटेजेस लिख देते हैं या बेनिफिट्स लिख देते हैं, वो नहीं लिखना है, ये पॉइंट्स लिखना है। पहला वाला इंसान है यहाँ फाइनेंस मैनेजर। फाइनेंस मैनेजर ऑब्वियसली पैसा पैसा पैसा, उसको तो ये सारे टूल्स जो है आने ही चाहिए। जो टूल्स यानी कि कौन से टूल्स है यहाँ पर, मैं सिंपल है, जो कंपेरेटिव स्टेटमेंट बोला मैंने, कॉमन साइज स्टेटमेंट बोला मैंने, इसके बाद में रेशियो का एनालिसिस करना, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाना और उनको समझना, यही जो सारे टूल्स हैं, इसकी पूरी की पूरी नॉलेज अपने फाइनेंस मैनेजर को होनी चाहिए। बिकॉज मेन डिसीजंस जो है यही इंसान लेंगे, और हम चाहते हैं कि ये रैशनल डिसीजंस ले। रैशनल यानी कि लॉजिकल, अनबायस्ड, कोई आलतू फालतू एवे ही नहीं, सोचा समझा हुआ सही वाला डिसीजन ये रहे। ठीक है। ऑल्सो इन्होंने ये भी बोला है कि ये टेक्निक्स जो होती है, यानी ये जो टूल्स है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के, ये कौन से एरिया में इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो जहां आपको फाइनेंशियल कंट्रोल लाना है। ठीक है। अब फाइनेंस मैनेजर का काम ये है कि भाई हम बजट में चले। सपोज आपकी कंपनी का जो है 1 लाख का जो है एक बजट है। आप 1 लाख के बजट के अंदर में आप उसे कहाँ यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, कौन से एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे, डू यू इवन हैव मनी रेडी फॉर इन्वेस्टमेंट। लाइक कितने लोग रहते हैं चलो मैं घर खरीद लेता हूँ। अरे भैया तुम्हारे पास पैसा भी है क्या। एंड देन एक क्वेश्चन आता है कि अरे पैसा नहीं है बट फिर भी अभी इस बारी में जो है एक प्रॉपर्टी खरीदना जरूरी है, तो उसे कैसे खरीद सकते हो आप। या तो आप बैंक से लोन लेंगे, या आप मार्केट में से जो है लोगों से डिबेंचर्स वगैरह से लेंगे। डिबेंचर बेसिकली इज नथिंग बट जो कंपनी पब्लिक, जनरल पब्लिक से जो है डेट के फॉर्म में लोन उठाती है। ठीक है। तो अब वो वाला मेथड यूज करेंगे। क्या एग्जैक्टली आपका प्रोसेस होना चाहिए, क्या आपका फ्लो ऑफ एक्शन रहना चाहिए, वो पॉइंट ऑफ टाइम पे वो फाइनेंस मैनेजर ही डिसाइड कर सकते हैं। और उन उन चीजों को डिसाइड करने के लिए इन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस यानी इवैल्यूएशन करते आना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 2, आपकी टॉप लेवल मैनेजमेंट। आपको मालूम ही है कि 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड सबसे लो वाला लेवल। लो वाला लेवल जो है उसको बेसिक अपना काम करना है, वर्कर्स वगैरह हो गए, बेसिक एम्प्लॉयज हो गए, आओ काम करो, अपना फिनिश कर दो, उनको कोई लेना देना नहीं। मिडिल लेवल बेसिकली जो है सोचता है कि भाई टॉप लेवल ने जो भी इंस्ट्रक्शन दिया है हमको लोअर लेवल से फॉलो करवाना है और बीच का गैप बनना है, हमने ये सिर्फ मैनेज करना है।
टॉप लेवल मैनेजमेंट मेन डिसीजन मेकर वाली होती है, तो इनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा रहता है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हर एक चीज के लिए। तो इनकी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितने भी रिसोर्सेज है आपके बिजनेस के अंदर में, सपोज आपके पास एक मशीन है, वो मशीन जो है 2 साल से बंद पड़ी हुई है, ये सबसे गलत चीज है। और वो 2 साल बंद पड़ने के बाद में आप बोल रहे हो कि अरे अभी नई मशीन की रिक्वायरमेंट है, तो वो उन लोगों का ये पार्ट है ना कि हाँ देखे कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऑलरेडी एक चलती फिरती मशीन बताई गई है, ये आप क्यों नहीं यूज कर रहे हो। फिर पता चलेगा कि अरे उसको तो जंग लग गए, तो जंग लग गया तो क्यों हुआ, क्या हुआ, एवरीथिंग इज समथिंग दैट यू कैन अंडरस्टैंड वहीं से। द नेक्स्ट एस्पेक्ट इज ट्रेड पेबल्स एंड लेंडर्स। मैं दोनों को साथ में ही बता देती हूँ। आप जब जाके किसी से कुछ परचेज कर रहे हो, ठीक है, यू आर गोइंग एंड बाइंग गुड्स फ्रॉम योर वेंडर्स वगैरह, तो वो आपके हो जाते हैं क्रेडिटर्स। उन क्रेडिटर्स को अगर आप बिल पेबल दे देते हो, यानी एक बिल पकड़ा देते हो कि भाई 3 महीने बाद में ये प्रॉमिस है मेरे यहाँ पे, मैं और एक ऑर्डर है बेसिकली आपके एंड से मेरे को कि 3 महीने बाद में आपका जो सारा पेमेंट है या 20,000 60,000 जो भी अमाउंट है वो आई विल बी पेइंग यू। ठीक है, तो ये अगर आप वो इंसान को बिल भी दे दो तो वो वाले कैटेगरी प्लस आपकी रेगुलर क्रेडिटर वाली कैटेगरी सारा ट्रेड पेबल में आता है। अब ये लोग कौन है, इनका इंटरेस्ट क्या है आपके बिजनेस में, इनको देखना है कि क्या आप शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन अपने फुलफिल कर सकते हो। शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन क्या होता है, इन लोगों का पैसा आपके कंपनी से 2 या 3 या 4 या 5 महीने का ही है, ठीक है, इतना ही इनका टाइम ड्यूरेशन है। तो इनको ये देखना है कि शॉर्ट टर्म आपकी लिक्विडिटी है या नहीं, यानी अगले 5 महीने जब आए तो आपके पास क्या इतना कैश है या आपके पास इतना बैंक बैलेंस है कि आप इनको टाइमली उनका पेमेंट कर सकते हो। तो फाइनेंशियल एनालिसिस अप्रेजेस नॉट ओनली द एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, बट ऑल्सो जजेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कंटिन्यूड एबिलिटी टू मीट ऑल इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। बहुत घुमाया फिरा हुआ थ्योरी है, बेसिक मैंने जो समझाया ये यही है। ट्रेड पेबल भाई साहब के लिए क्यों ये इंपॉर्टेंट है कि क्या मैं मेरे ट्रेड पेबल को टाइम सर पेमेंट कर सकती हूँ या नहीं। और अगर मैं ट्रेड पेबल कर सकती हूँ, कोई भी दूसरा भी अगर कोई मेरा शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन होगा तो मैं उसे भी पे कर सकती हूँ। उसी के ऑपोजिट लेंडर है। लेंडर जो है वो 12 महीने से ज्यादा वाले होते हैं, लॉन्ग टर्म डेट वाले होते हैं। ठीक है, तो ये जो लॉन्ग टर्म डेट वाले हैं ना, इनका कंसर्न क्या होता है, तुम्हारा शॉर्ट टर्म में जो होना है होने दो, क्या तुम लॉन्ग टर्म में सरवाइव भी करोगे या नहीं। एक बहुत सारी कंपनीज हमको पता है राइट, कैश बर्न करते रहती है ना। उनके पास अभी में इन्वेस्टमेंट्स आया है, उन्होंने बहुत सारे लोगों को ले लिया है, इसके बाद में जो है वो दे दनादन पैसे बांटे जा रही है। ये शॉर्ट टर्म चीज है। आज से 5 साल बाद में उनके पास जब कैश नहीं रहेगा, ठीक है, क्या वो टाइम पे अपने लोन्स दे पाएंगे। एक बहुत फेमस एडटेक कंपनी है, आप सबको मालूम है, आई डोंट वांट टू डिफेम और डू एनीथिंग, बट इट इज अ वेरी वेरी हाईलाइटेड केस गोइंग ऑन दीज डेज, जिसके अंदर में उन्होंने लोन्स लिया है और लोन की एक किश्त, एक इंस्टॉलमेंट जो है वो उन्हें देना था विद इंटरेस्ट, उसके अंदर में भी उन्होंने फिर कुछ लीगल वाला केस चला दिया वगैरह, वो सब साइड में रखो आप। ठीक है, बट ये होल प्रोसेस हुआ क्यों, क्योंकि वो अपनी वो इंस्टॉलमेंट दे नहीं पा रहे थे, यानी उनका लॉन्ग टर्म जो है डेट अपने लेंडर को वो रीपे नहीं कर पा रहे। तो लेंडर हमेशा ये देखता कि आज से कुछ साल बाद में क्या है ये लोग, मैं आज उनको ये डेट दे रहे हो, आज हम लोग इन्हें ये प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या कुछ साल बाद ये दे पाएंगे हमें रिटर्न या नहीं। तो ये भी आप कैसे जानोगे, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालिसिस करके ही। इसके बाद में आपकी इन्वेस्टर्स भी रहते हैं बहुत सारे, कुछ लोग आपको लोन लेते हैं, कुछ लोग आपके, अभी जैसे आपने शार्क टैंक वगैरह देखा होगा, वहां ये लोग जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कोई कोई अभी के अभी इन्वेस्ट कर रहा है, कोई फ्यूचर में भी, प्रोबेबली इन फ्यूचर ऑल्सो somebody wants to लाइक इन्वेस्ट इन योर बिजनेस। तो उनको भी देखना बहुत जरूरी है। वो जब भी तो क्वेश्चंस पूछते हैं, आपका सेल्स कितना है, मार्जिन कितना है, आपका वैल्यूएशन क्या है, आपने क्या लॉजिक से किया है, आपका पोटेंशियल क्या है, ये सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ एड्रेस होते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए। लास्ट पॉइंट इज लेबर यूनियन। लेबर यूनियन लोग कौन होते हैं, तो लेबर यूनियंस आर बेसिकली दोस्त जो आपका एनालाइज करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, और बाद में लेबर यानी कि क्या, आपकी संगठनाएं होती है, पर पता है आपको, बहुत बारी जो है वो लोग हड़ताल पे चले जाते हैं कि नहीं हमारी मांगे पूरे करो, नहीं तो हम काम पे रिटर्न आएंगे ही नहीं करके। तो ये यूनियन लोगों को समझ में कैसे आता है, हमने ये टाइम मांग करनी चाहिए भी या नहीं, उनका एक्सप्लॉइटेशन रुकता कैसे है, या हाउ डू दे गेट अवेयर कि हाँ हमको जो है अननेसेसरी हमारे ड्यूज वगैरह पेंडिंग रखे, कंपनी पैसा कहीं और ही यूज कर रही है। ये सारी चीजें, या फिर हमें कम अंडर पेड जो है दिया जा रहा है, हमारा कितने टाइम से पेमेंट बढ़ा है, यानी कंपनी बोल रही है हमारी पोजीशन सही नहीं है, कैसे समझेंगे ये लोग कि वेज इंक्रीज कब करवाना है या हमें डिमांड कब करनी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के समझ गए। और अदर क्या क्या चीजें हो सकती है, तो अदर के अंदर में देखो, आपके इकोनॉमिस्ट रहते हैं, रिसर्चर्स रहते हैं, गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसीज बनानी रहती है,
ठीक है, कोई बहुत सारे डिसीजंस लेने रहते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को समझना रहता है कि आपका कितना लाइबिलिटी आएगा टैक्स का वगैरह। सब लोगों के लिए आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस अगेन जरूरी है। तो कोई भी इंसान, कोई भी बॉडी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, एनीबडी एंड एवरीबडी who is trying to understand your financial statements, who is trying to like interpret it, go beyond it, उसके अंदर में डीपली वो लोग समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो वो लोग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या कर रहे हैं, एनालिसिस। तो ये एनालिसिस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है समझते हैं। सबसे पहले इनको क्या देखना है, करंट लेवल आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है और आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्या है फर्म की, असेस करनी है, उनको समझनी है। ठीक है, इसके बाद में उन्हें ये भी देखना है कि आपके अलग अलग कंपोनेंट जो है, जैसे आपका फिक्स्ड एसेट है, करंट एसेट है, आपकी लाइबिलिटी है, आपकी शेयर होल्डिंग क्या है फर्म के अंदर में, ये सारों का जो है एक दूसरे से रिलेटिव इंपॉर्टेंस क्या है फाइनेंशियल पोजीशन एक कंपनी की डिसाइड करने में। यानी ये कंपनी के पास एसेट्स बहुत सारे हैं, बट इससे मुझे पता ये भी चल रहा है कि हाँ इनकी लाइबिलिटीज भी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। यानी इन्होंने बेसिकली ऊपर पे पैसा लाया हुआ है और वो लेके उससे जो अपनी कंपनी के एसेट्स खरीदे। तो कभी भी मतलब बोलते हैं ना, बेटी का रिश्ता पक्का करते वक्त या अपना किसी का भी रिश्ता पक्का करते वक्त ये ना देखे कि उनके पास कितनी बिल्डिंग्स है या उनके पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, जो भी है। अभी के जमाने में आपको ये देखना जरूरी है कि वो उनके खुद के ओन्ड है या फिर उन्होंने लोन्स और ईएमआईज में वो ले रखे हैं। यानी शानो शौकत तो बहुत सारी है, बट क्या पता उसके पीछे वो इंस्टॉलमेंट्स भर रहे हैं। करेक्ट, तो ये चीज समझना काफी ज्यादा जरूरी है। देखो अकाउंट्स आपको प्रैक्टिकल लाइफ वाली भी जो है नॉलेज दे रहा है, तो एनीबडी हुज मम्मा पापा इज ओवर हियर एंड वो लोग जो है आपके बड़े भैया दीदी किसी का भी रिश्ता पक्का पक्का करने जा रहे हैं, तो उन्हें प्लीज अवेयर कराइएगा कि हमारी अकाउंट्स की मैम ने बोला, ध्वनि दी ने बोला है कि आप प्लीज ये चीज पक्का चेक करें कि वो खुद के ओन्ड है या वो ईएमआई पे ही चल रहा है। द नेक्स्ट थिंग, टू आइडेंटिफाई द रीजंस फॉर चेंज इन द प्रॉफिटेबिलिटी। आपको पता है कई बार जो है शार्क टैंक में हमने देखा कि पूछते हैं कि अच्छा ऐसे क्या हो गया कि आपका जो है लास्ट ईयर इतना सा सेल्स था, अभी इतना बूम हो गया, क्यों हुआ। कभी कभी पूछते हैं आपका सेम टू सेम ही क्यों चल रहा है, ज्यादा सिग्निफिकेंट ग्रोथ क्यों नहीं है। कभी कभी पूछते हैं अरे आपका लास्ट ईयर इतना ज्यादा था, इस साल इतना क्यों नहीं हुआ। तो ये रीजंस क्या है, ये कहाँ से समझेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। The next one is to judge the ability of the firm to repay its debt. Of course, आप डेट दे पाओगे नहीं दे पाओगे। और हमको ये भी देखना है आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों टाइम में लिक्विड हो या नहीं हो, आपके पास पैसे शॉर्ट टर्म में पिछले अगले एक साल के अंदर में पैसा रहेगा या नहीं, और अगले एक साल से ज्यादा 3 साल 5 साल 10 साल के टाइम पे भी जब भी आपको चीजें पे करनी है, तब क्या वो टाइम आपके पास पैसा रहेगा या नहीं। तो दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स। अब ये चैप्टर जो आपका एनसीईआरटी में दिया है ना, इसके अंदर थ्योरी के साथ में जो है चैप्टर के क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। तो ये कंपेरेटिव कॉमन साइंस का जो है यही सब चीज दिया गया है, पर अपन इसको अलग से पढ़ेंगे, यहाँ पर में जो है एक साथ नहीं पढ़ेंगे। तो टोटल 5 टूल्स होते हैं आपके एनालिसिस के, कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस एंड कैश फ्लो। तो आपको जो है कंपेरेटिव कॉमन साइज मिलके जो इन्होंने एक चैप्टर दे दिया, दूसरा चैप्टर आपका रेशियो एनालिसिस है, तीसरा चैप्टर आपका कैश फ्लो एनालिसिस है यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट है। ये 3 चैप्टर का आपका 20 मार्क का पूरा सिलेबस बन जाता है। तो ये मिस्टर ट्रेंड एनालिसिस का क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, बस इतना ही बताया गया है इसका कि एक टेक्निक है जिसमें जो है आप ट्रेंड में, यानी कि मैं बताऊं, आपका एक बार ग्राफ रहता है, बार ग्राफ के अंदर में ऐसे 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 ट्रेंड बताए रहते, राइट। आपने कई बार ही देखा होगा, जो निफ्टी वगैरह ऐसे आपके जो बहुत सारे बिजनेस वाले चैनल्स रहते हैं, ठीक है, उस पे बताया जाता है कि हाँ ऐसे 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 ग्रोथ रहा है, ऐसे इसका ट्रेंड रहा है। डॉलर ऐसे ऐसे गिरा है, मतलब डॉलर नहीं गिरता है, रुपी डॉलर के अगेंस्ट गिरता है, तो रुपी ऐसे ऊपर नीचे गया है, गोल्ड का रेट ऐसे ऊपर नीचे गया है। तो ये ट्रेंड एनालिसिस आपको बेसिक बताता है कि आपकी कंपनी का क्या ऑपरेशंस रिजल्ट्स रहा है ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, ठीक है। पिछले 10 साल के अंदर में आपका फाइनेंशियल पोजीशन कैसे रहा है, क्या ट्रेंड रहा है, ऊपर नीचे क्या आपके ऑपरेशंस में हुआ है, बस ये इतना ही है। ये सिलेबस में जनरली कभी भी पूछा नहीं जाता है, फोकस आपके ये जो बाकी के 4 एलिमेंट्स है उन्हीं पे रहता है। अब कंपेरेटिव स्टेटमेंट क्या है, कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या है, आपको बेसिक आइडिया दे रही हूँ खाली, ज्यादा मैं इसके बारे में डीप में जो है कुछ भी नहीं बताऊंगी फिलहाल, जब आप एक्चुअली क्वेश्चंस करेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स का क्या बोलना है कि आपका सपोज एक बैलेंस शीट है, ठीक है। ये बैलेंस शीट में एग्जांपल यहाँ पर मैं आपका जो है लिखा हुआ है, शेयर होल्डर्स फंड्स कितना है, आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी कितनी है, करंट लाइबिलिटी इतनी है, इसके अगर अलग अलग एलिमेंट्स भी ऑफ कोर्स रहेंगे, करेक्ट। तो अभी इनका क्या बोलना है, आपका प्रीवियस ईयर है, आपका करंट ईयर है, ठीक है, लास्ट ईयर का आपका यहाँ कुछ डेटा रहेगा, आपका करंट ईयर का कुछ यहाँ डेटा रहेगा।
इनको कंपेरेटिव स्टेटमेंट में कंपैरिजन करना है कि दोनों साल में क्या एग्जैक्टली एब्सोल्यूट चेंज हुआ है। एब्सोल्यूट यानी कि क्या, फिगर्स में। यानी सपोज लास्ट ईयर आपका जो है करंट नॉन करंट लाइबिलिटी था 2 लाख रुपीज, इस साल हो गया 3 लाख रुपया। तो आपका एब्सोल्यूट चेंज क्या हुआ है यहाँ पर में, 1 लाख रुपए से जो है आपका इंक्रीज हुआ है। ठीक है, नॉन करंट लाइबिलिटी 1 लाख रुपए से आपकी बढ़ गई है, यहाँ पर में ग्रो हो चुकी है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव फिगर। अगर ये कम हुई है तो हम इसको नेगेटिव में डालेंगे। सो एब्सोल्यूट चेंज आपका है 1 लाख का। ये एब्सोल्यूट फिगर है, एब्सोल्यूट यानी इन फिगर्स। अगर आपको इन्हें परसेंटेज में देखना है कि भाई कितना हो गया, तो देखो ऑब्वियस कैलकुलेशन है। इस साल कितना है आपका, 3 लाख। ठीक है, लास्ट ईयर कितना था, 2 लाख। 2 लाख से ये 3 लाख में बढ़ गया है, तो 2 लाख जो है प्रीवियस ईयर का, ये आपका बेस यानी कि डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर में आप 3 लाख को डालेंगे। ठीक है, तो आपका ये क्या रेशियो आ रहा है यहाँ पर में, 1.5 टाइम्स बढ़ गया है यहाँ पर में। या मैं यूं कह सकूं कि ये जो है आपका 150 टाइम्स जो है ये एग्जैक्टली यहाँ 150% जो है ये ग्रो हो चुका है। करेक्ट है, आपको एंगल समझ में आ रहा है यहाँ पर में। तो अब ये 3 लाख, अगर बहुत लोग बोलेंगे कि अरे यार ये इतने से कैसे ग्रो हो गया, ग्रो तो ये खाली 1 लाख से हुआ है। तो जो लोग भी ये 3 लाख वाला सिस्टम फॉलो कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा डूबते हैं। आपको यहाँ फिगर्स लेते टाइम करंट अपॉन प्रीवियस ईयर नहीं लेना है, आपको लेना है एब्सोल्यूट वाला जो फिगर है। सो 1 लाख डिवाइडेड बाय आपका जो प्रीवियस ईयर का बेस फिगर है। अब हम बोल सकते हैं हाँ यहाँ 50% का इंक्रीमेंट हुआ है। अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द प्रीवियस फिगर, और उससे नया फिगर कितना क्या है ये नहीं देखना है हमें, ये देखना है कितना ग्रोथ हुआ है, यहाँ चेंज कितना हुआ है। ठीक है, तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं लास्ट ईयर वर्सेस दिस ईयर। लास्ट ईयर से इस साल 50% इंक्रीज हुआ या 25% डिक्रीज हुआ, तो ये इंक्रीज डिक्रीज हमें देखना है। ये क्या हो जाता है आपका, ये किसके लिए है, कंपेरेटिव स्टेटमेंट के लिए। ठीक है, अगला हम लोगों को देखना है कॉमन साइज स्टेटमेंट। अब कॉमन साइज स्टेटमेंट के अंदर में क्या एग्जैक्टली यहाँ बताते हैं, वेरी सिंपल। अगेन आपको कोई भी चीज का जो डेटा है प्रीवियस ईयर का रहेगा, करंट ईयर का रहेगा, आपको इसमें क्या देखना है। तो सिंपल है आपका, जैसे मैंने बोला, द टोटल ऑफ लाइबिलिटी सेक्शन इज मेड ऑफ व्हाट, शेयर होल्डर्स फंड्स पर नॉन करंट लाइबिलिटीज फ्रंट करंट लाइबिलिटीज। करेक्ट है, इसका टोटल आपका जो है सब जो प्रीवियस ईयर का आ रहा है 100, करंट ईयर का आपका आ रहा है एग्जाम्पल 500। अब शेयर होल्डर्स फंड इसमें सपोज होगा 45, नॉन करंट लाइबिलिटी इसके अंदर में होगी आपकी 30, एंड आपकी जो करंट लाइबिलिटी है एग्जाम्पल यहाँ हो गई कितनी, 25। होगी टोटल पूरी 100 की। करंट ईयर के अंदर में वही इस चीज का बताते हैं, शेयर होल्डर की फंडिंग जो है आपकी आगे जाकर बन गई 200। नॉन करंट लाइबिलिटी जो है आपकी आगे जाकर में बन गई से 1,175। और ये जो है यहाँ बन गई आपकी करंट लाइबिलिटी 125 की। अब यहाँ मेन एम क्या है, ये लोग बोलेंगे हमको जो है आप यहाँ परसेंटेज में बताइए, चेंज नहीं, ये 100 के कंपैरिजन में ये कितना परसेंटेज है। वाह, तो यहाँ तो हमको पता ही है ऑफ कोर्स कि शेयर होल्डर्स फंड्स जो है ये अगर मेरा पूरा बेस है, तो इस 100 के कंपोनेंट में 45% मेरा शेयर होल्डर्स फंड्स है, 30% जो है मेरा नॉन करंट लाइबिलिटी है, और 25% जो है मेरे करंट लाइबिलिटी है। ये मेरे पीवाई का परसेंटेज तो मेरे को समझ में आ गया, बेसिकली कंपोजिशन कितना क्या 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 है हर एक चीज का इस ईयर में। पीवाई यानी प्रीवियस ईयर, सीवाई यानी करंट ईयर। अब इस साल का डेटा देखते हैं हम लोग। इस साल के अंदर में आपका जो है यहाँ क्या हो रहा है, 200/500, यानी कि कितना परसेंटेज हो गया, 2/5 यानी 40% हो गया। तो देखो शेयर होल्डर फंडिंग के अंदर में शेयर होल्डर का जो फंड्स है वो आपका परसेंटेज यहाँ कम हो चुका है। लगता क्या है कि अरे इतना ज्यादा बढ़ गया, बट एक्चुअली क्या है, इतना कुछ भी नहीं है। कंपोनेंट वाइज अगर देखें तो इसका अभी जो कंट्रीब्यूशन है 100 के अंदर में वो कम हो चुका है। नॉन करंट लाइबिलिटी का देखते हैं, 175/500। अब कैलकुलेशन की एक टिप देखो, 175/500 है ना, आप इसका डबल कर दो। 175 का डबल कितना होता है, 150 का डबल 300, ऊपर के 25 का डबल 50। तो 350 अपॉन ये कितना हो गया, 5000 का डबल 1000। सिंपली मैं बोल सकती हूँ 35% हो गया। ओहो, तो देखो नॉन करंट लाइबिलिटी जो है आपकी, लाइबिलिटी बढ़ गई है यहाँ पर, मैं कॉम्पोजिशन वाइज में देखूँ तो। ठीक है, करंट लाइबिलिटी में क्या है, 125/500, ये तो ऑब्वियस है बॉस। 125/500 यानी 125 बनता है, ये 4 जाएंगे कि 25% सेम एज इट इज। तो आपको यहाँ समझ में आया कि दोनों साल के कॉम्पोजिशंस में
हम यहाँ पर इन चीजों को एक कॉमन बेस पे ला रहे हैं, कॉमन साइज पे, क्योंकि आप 45, 30, 25 और 200, 175, 125, ये फिगर्स को आप एक्चुअली जज कैसे करेंगे? एब्सोल्यूट फिगर्स में आप बोल देंगे कि 45 था 200 हो गया, अरे बाप रे इतना इंक्रीज हुआ। बट रियल अगर इसमें देखें तो आपका जो कॉम्पोजिशन है इसका, जो कॉमन साइज में जब मैंने लाया, कॉमन 100 के बेस पे मैंने जब लाया, तब मुझे समझ में आया कि अरे यहाँ तो ये गोलमाल है। तो ये एनालिसिस आपको बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो कंपेरेटिव क्या बोला है यहाँ पे? स्टेटमेंट शोइंग द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ अ फर्म। ओके, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए पीएनएल है, फाइनेंशियल पोजिशन के लिए बैलेंस शीट है। उनको और कोई वर्ड्स नहीं है यहाँ पर में, जस्ट सिंपल है। प्रॉफिटेबिलिटी यानी आपका क्या है? पीएनएल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल पोजीशन यानी आपका बैलेंस शीट। तो ये जब आपका दिखता है फॉर डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम, यानी करंट ईयर प्रीवियस ईयर का, इन अ कंपेरेटिव फॉर्म, यानी इस साल का करंट लाइबिलिटी वर्सेस नेक्स्ट ईयर का करंट लाइबिलिटी, दोनों को जब मैं कंपेयर करती हूँ 2 या more पीरियड्स के लिए या 2 डिफरेंट फॉर्म्स के लिए, तब मेरा कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनता है। कॉमन साइज में जो है मैं रिलेशनशिप बता रही हूँ अलग अलग कंपोनेंट्स का विथ माय कॉमन आइटम। कॉमन आइटम क्या, मैंने क्या बोली? लाइबिलिटीज की टोटल मैंने बोल दी, एसेट की टोटल, लाइबिलिटीज की टोटल, और पीएनएल के अंदर में आपका सेल्स वाला जो अमाउंट है, उसे हम जो है कॉमन साइज, कॉमन आइटम लेते हैं। उस कॉमन आइटम के अकॉर्डिंग में हर बाकी चीज कितनी परसेंटेज में है वो हम देखते हैं। ठीक है, कंपेरेटिव कॉमन साइज हो गया आपका। अब नेक्स्ट जो है आपके रेशियोज एंड कैश फ्लोज। ठीक है, तो रेशियोज एंड कैश फ्लोज क्या होता है? इट डिस्क्राइब्स, रेशियोज जो है ये हमारा रिलेशनशिप बता रहा है किसके बारे में? अलग अलग आइटम्स आपकी बैलेंस शीट और पीएनएल के बारे में। अकाउंटिंग रेशियोज मेजर द कंपेरेटिव सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स। यानी कि अभी आपने कंपेरेटिव कॉमन साइज देखा ना, बैलेंस शीट का बैलेंस शीट में ही देख रहा है, पीएनएल का पीएनएल में ही देखेगा, एक आइटम का एक आइटम से, या लाइबिलिटीज की सारी जो आइटम है या एसेट की जो सारी आइटम है उन्हीं का एक दूसरे से कर रहा है। रेशियोज में ऐसा नहीं है। बैलेंस शीट भी कोई भी आइटम, प्रॉफिट एंड लॉस की कोई भी आइटम, या बैलेंस शीट की कोई भी 2 आइटम, प्रॉफिट एंड लॉस की कोई भी 2 आइटम, इन आइटम्स के बीच का रिलेशन क्या एग्जैक्टली आ रहा है, रेशियो कैसे आ रहा है, इसका ये जो है एक जुगाड़ अपने को बताता है कि किसके बेसिस में क्या कितना परसेंटेज है। एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट एकदम सिंपल है। आपका बिजनेस के अंदर में सपोज आपने 100 के कैश से स्टार्ट किया और 200 के कैश पे आपने अपना बिजनेस जो है 31 मार्च को, आपका 31 मार्च को 200 कैश दिख रहा है। ये 100 से 200 की जर्नी क्या रही? जरूरी तो नहीं है सिर्फ 100 रुपीज का पैसा आया, बहुत सारा पैसा गया होगा, बहुत सारा पैसा आया होगा। तो ये आने का और जाने का शॉर्ट समरी जो है ये हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट रहता है। तो ये समरी को भी 3 चीजों में हम डिवाइड कर दे कि आपके बिजनेस के ऑपरेशंस की वजह से कौन सा कैश आया या गया, आपने जो इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं वो कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट्स में आपने क्या पैसे डाले, और कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट जो है आपने बेच दी उसकी वजह से पैसे आए आपको, कहाँ कहाँ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, यानी कि वो एक्टिविटीज जिसके अंदर में आपने जहाँ पैसे रेस किए, मतलब एक लोन लिया या शेयर होल्डर्स को जो है शेयर होल्डर से आपने शेयर का पैसा लिया, उसके वजह से कहाँ से आपके पैसे आए, और पैसे जा रहे हैं तो कौन से पैसे आपके फाइनेंसेस जो आपने रेस किए उनका इंटरेस्ट या रीपेमेंट के लिए पैसा जा रहा है। तो ये कहाँ देखते हैं हम लोग? कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में देखते हैं। इन्हें समझना जितना खूबसूरत है ना, थ्योरी उतना ही इनका बोरिंग है। तो दैट इज ऑल अबाउट द टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस। ठीक है, अब आगे आप देखेंगे कंपेरेटिव स्टेटमेंट की थ्योरी दी गई है। कंपेरेटिव स्टेटमेंट को हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी बोला जाता है, क्योंकि हम ऐसे टू ऐसे, ऐसे टू ऐसे, ऐसे टू ऐसे कर रहे होते हैं। बता देती हूँ कैसे टू कैसे। हाँ, तो आपका जब मैंने यहाँ कंपेरेटिव ने बोला, नॉन करंट लाइबिलिटी का नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी का करंट लाइबिलिटी, हॉरिजॉन्टली हम जो है यही लाइन में सारे कैलकुलेशंस कर रहे हैं। पर कॉमन साइज में ऐसा नहीं होता है, इसका इससे कितना, इसका इससे कितना, इसका इससे कितना, ये ऐसे कॉमन लाइन के अंदर में वर्टिकली हम लोग कर रहे हैं। इस साल का उस साल से कोई संबंध नहीं है, हम बस इस साल का ऐसे लंबा लंबा देख रहे हैं, करंट ईयर का भी लंबा लंबा देख रहे हैं। तो दैट लंबा लंबा इज कॉल्ड एज वर्टिकल एनालिसिस। ओके, तो ये इनकी जो ये शॉर्ट सी थ्योरी है, ये आपको बेसिक करने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं पे भी आती नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसके सम्स कुछ ऐसे दिखते हैं, फॉर्मेट्स वगैरह, जो मैं अगले सेशन के अंदर में, अगले वीडियो के अंदर में ये बहुत सारी चीजें जो है आपको बताने वाली हूँ। कॉमन साइज के अंदर में भी जो है आपको ये छोटी सी थ्योरी है, कुछ करना नहीं है। जो मैक्सिमम थ्योरी है आपकी फिनिश हो चुके हैं, एक खाली थ्योरी बची थी, वो लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस की। इसका क्या क्या लिमिटेशन है, बात तो पूरी पंचायती कर ली आपने, कमा क्या क्या कम कम चीजें हैं इसके बारे में ये देखनी है मैं। तो इसकी कमियां क्या है? सबसे पहले ये प्राइस लेवल चेंजेस को कंसिडर ही नहीं करता। प्राइस लेवल चेंजेस यानी इन्फ्लेशन हो रहा है भाई, लास्ट ईयर में जो है आपका एक एसेट फर्नीचर जो है 100 रुपए का था, इस साल वो जो है 150 रुपए का हो गया।
है ना। आप इन्फ्लेशन को देख ही नहीं रहे, आप बस जो है अपना हिस्टोरिक बेसिस पे चल रहे हो, उसकी करंट वैल्यूएशन वगैरह कुछ नहीं देखना है अपने को। फिगर टू फिगर कंपैरिजन कर लिया, खत्म। ऐसे थोड़ी होता है। फाइनेंशियल एनालिसिस, अगर आपको उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है, आपको मालूम ही नहीं है कि आपके अकाउंट के कुछ प्रोसेसेस हमने चेंज कर दिया। लास्ट ईयर हम डेप्रिसिएशन का अलग मेथड यूज कर रहे थे, इस साल अलग कर रहे हैं। लास्ट ईयर कोई चीज हमने अलग तरीके से करी, इस साल अलग कर रहे हैं। ये आपको अगर पता ही नहीं है तो आपका एनालिसिस गया हवा में, मिसलीडिंग होगा, यानी कि वो सही होगा ही नहीं, गलत इन्फॉर्मेशन देगा, क्योंकि आपको ये जो प्रोसीजर्स चेंज हुए हैं वो पता ही नहीं है। थर्ड पॉइंट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज ओनली स्टडी ऑफ द रिपोर्ट्स ऑफ द कंपनी। आप खाली एक डेटा के बेसिस पर जो है सारा डेटा ओरिएंटेड बात कर रहे हो। आप ग्रोथ, पोटेंशियल वगैरह, ये जो बिजनेस एंगल वाली बातें हैं, जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स है, उनको आप ध्यान ही नहीं दे रहे। आप खाली नंबर 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 दो, नंबर नंबर नंबर, उन्हीं पे देख रहे हो। तो वही चौथा पॉइंट भी है कि सिर्फ मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन आप कंसिडर कर रहे हो एनालिसिस करने के टाइम पे, नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट ही नहीं देख रहे कि आपके पास कितना स्टाफ है, कितना कैपेबल है, क्या आप एग्जैक्टली exactly कर रहे हो। आप बस ये बोल दोगे कि हाँ हमारा डेटा बहुत सही है, हमारा सेल्स बहुत तगड़ा है। आपने ये भी देखा कि आप कौन से टेक्निक्स यूज कर रहे हो सेल के लिए, वो क्या एथिकल है, नॉन एथिकल है, या इस साल में पर्टिकुलरली आपका सेल्स बूम क्यों हुआ क्योंकि ये कोविड वाला साल था। कोई नहीं देखेंगे 2020 में ज्यादा था, 2021 में कम था, खत्म। अरे आपका कौन सा सेगमेंट है, वहां ऑनलाइन ज्यादा चला था, ऑफलाइन कम चला था, कुछ भी नहीं देखना है हमको। सीधा मनी मनी मनी, अपना सपना, मनी मनी मनी, बाकी सबका मुझे कोई नहीं, ऐसा। फिफ्थ वन, लास्ट वन इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, करंट पोजीशन बताएगा नहीं, इसका होल पॉइंट ये है कि हिस्टोरिक बेसिस पे ही हम चलेंगे, है ना, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट उसी पे चलेंगे। नया डेटा हम देखेंगे ही नहीं अनलेस कोई रिवैल्यूएशन वगैरह ही हो रहा है तो दैट इज द लिमिटेशन। कुछ क्वेश्चंस है आप लोगों के लिए, आई होप यू गाइस कैन आंसर देम। आई रीड द क्वेश्चन, आप पॉज करके खुद का आंसर देखें। मुझे कमेंट्स में भी जो है आप आंसर्स एक एक का देखते जाएंगे, देते जाएंगे कि ओके मैम इसका आंसर ये, उसका आंसर ये। ठीक है, और साथ में बोलेंगे भी कि आपका स्कोर कितना हुआ है। वंस यू पॉज एंड वंस यू आंसरिंग इट, देन आई से दी आंसर टू इट। तो आंसर अगर मैच करे तो 1 पॉइंट, ना करे तो 0। So financial statements of a business enterprise includes what? Balance sheet, statement of P&L, cash flow statement, all of the above. The answer to this one is, guys and girls, तीनों के तीनों। क्यों? क्योंकि आपने अभी जस्ट देखा कि आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है, पैसा आया पैसा गया के बारे में बात करते रहता है। तो बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट। हाँ, ये जरूर है कि बात खाली इन दोनों पे मेजरली होती है, बट ये तीसरा भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, तो ऑल ऑफ दी अबव। Most commonly used tools for financial analysis: horizontal analysis यानी comparative, vertical analysis common size, ratio analysis सारे के सारे। The answer to this one is, guys and girls, all of the above। सारे ही important है, सारे ही यूज होते हैं, कुछ इसमें कम ज्यादा है नहीं। नेक्स्ट, एन एनुअल रिपोर्ट इज इशूड बाय अ कंपनी टू इट्स व्हाट। अब ये क्वेश्चन जो है आपके इस चैप्टर के अंदर में से एग्जैक्टली अभी नहीं आएगा। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी जो है उसके अंदर में आपको ज्यादा जो है इफेक्टिव रहेगा। वो चैप्टर ही अगर आपने किया हो तो ही आपको ये आएगा, वो नहीं किया हो तो कमेंट्स में बताइएगा, वो चैप्टर भी आपका करवा देंगे। एनुअल रिपोर्ट जो है आप किसे इशू करते हैं एग्जैक्टली, डायरेक्टर को, ऑडिटर को, शेयर होल्डर को, या मैनेजमेंट को? Sorry, to the ones who have not done this absolutely at all, I want you to research on this and take me। ये सर्कल वाला क्वेश्चन है, इसका बाद में मैं पिन कमेंट्स के अंदर में जो है आंसर लिख दूंगी। नेक्स्ट, comparative statements are also known as dynamic, horizontal analysis, vertical, or external. The answer to this one, guys and girls, comparative, horizontal। True or false, अगला वाला देखते हैं। Financial statements of a business enterprise include cash flow statements। True है या false है? The answer to this is yes, it is true। Next, ratio analysis establishes relationship between two financial statements। Um, that is a question, ma'am। इसका भी आंसर जो है आप लोगों ने मुझे बताना है। क्या इसका आंसर टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगा या टू एनी टू एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एग्जैक्टली? क्या है इसका पूरा चीज आपको बताना है मुझे, ट्रू या फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल एनालिसिस हेल्प्स एन एनालिस्ट टू अराइव एट अ डिसीजन। ट्रू और फॉल्स? The answer to this one is yes, हेल्प करता है ना एक डिसीजन लेने के लिए। नेक्स्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट के एक टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है। The answer to this is yes, it is true। Next, in a common size statement, each item is expressed as a percentage of some common base। Is this true?
The answer to this one is yes, simple. कॉमन बेस हम क्या करते हैं, लाइबिलिटीज पे जो यहाँ पे ये टोटल है, इस टोटल का बेस हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर में। ठीक है गाइज एंड गर्ल्स, तो आई होप ये पार्ट जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसका आंसर भी ट्रू है। सारी थ्योरी आपकी हो गई है। अगले सेशन में हम कंपेरेटिव कॉमन साइज के ये जो क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को देखेंगे। इस फॉर्मेट को अगर आप नहीं जानते तो फॉर्मेट को एक बार अच्छे से कर लीजिएगा। फॉर्मेट बहुत जरूरी है आपके जानने का। इस पूरे सेगमेंट के अंदर में आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस किया है, कुछ भी क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली डू पिंग मी इन द कमेंट बॉक्स और ऑन द टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, wherever you're following me, you can ask me over there. All right, Bacha Party, if you have loved it, please share it amongst all your friends. Also, whatever content you need and you want me to make videos on the same, please do let me know. And this is Dhani Gandhi signing off for all of you. See ya, tada, bye bye. Take care.